हम लोग तुगलक डायनेस्टी की बात कर रहे थे। तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी में 3 बड़े इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं और इनका टाइम पीरियड 1320 से लेकर के 1414 तक है। ओवरऑल 94 ईयर का टाइम पीरियड है। इसमें जिन रूलर्स ने रूल किया है उन्हें सुल्तान कहते हैं। सुल्तान ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे जो कैलिफ यानी खलीफा के अधीन कार्य करते थे। ये बेसिकली बादशाह नहीं थे, ये सॉवरीन नहीं थे, मतलब संप्रभु नहीं थे। इनको थ्योरेटिकली खलीफा के अधीन माना जाता था, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कैलिफेट ऑफ बगदाद, कैलिफेट ऑफ बगदाद, बगदाद की खिलाफत के अधीन हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी। हालांकि 1227 ईस्वी में एक मंगोल हलाकू खान ने खलीफा की हत्या कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद खलीफा के नाम से, खलीफा के ना रहने के बावजूद सत्ता चलती रही और सारे लोग, सारे सुल्तान खलीफा के नंबर 1 दाहिना हाथ माने जाते थे, यानी यमीन उल खिलाफत माने जाते थे। वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस यमीन उल खिलाफत। यमीन उल खिलाफत, यमीन उल खिलाफत का मतलब यमीन उद्दौला, यमीन उद्दौला या यमीन उल खिलाफत का मतलब खलीफा का दाहिना हाथ या खलीफा का सबॉर्डिनेट, खलीफा का अधीन शासक। दूसरा, चूंकि ये मुस्लिम कैलिफेट थी, इसलिए सुल्तान से यह अपेक्षा रहती थी कि हर हालत में बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे जैसे भी, आपको मुस्लिम जनता की रक्षा करनी है। इसीलिए कहा गया वह नासिर अमीर उल मोमिनीन है। नासिर अमीर उल मोमिनीन उल मोमिनीन है। हर सुल्तान इसी हैसियत से शासन करता था। इसका मतलब यह खलीफा के अधीन शासन करता है, खलीफा के ऊपर नहीं। तो सुल्तान की यही हैसियत है। तुगलकों का पहला सुल्तान हमने डिस्कस किया था, गाजी मलिक था। गाजी मलिक था। गाजी मलिक के बाद दूसरा सुल्तान बना जौना खां। इसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर पाते हैं, यानी यह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठा। इसको उलुग खां की टाइटल भी मिली थी। और कल हमने मेंशन किया था कि जब यह साउथ इंडिया गया था अपने पिता के काल में, दक्षिण के राज्यों को फिर से अपने साम्राज्य में मिलाया, तो इसे एक और टाइटल मिली थी और वह थी दुनिया का खान। दुनिया का खान। कहां कहा गया था इसे? राजमुंदरी, गुड, राजमुंदरी इंस्क्रिप्शन में, राजमुंदरी अभिलेख में इसे दुनिया का खान भी कहा गया था। कल हमने
ओरली मेंशन किया था इसको, लेकिन यह बहुत अधिक पढ़ा लिखा होने के बावजूद एक सुल्तान के तौर पर सफल नहीं हुआ। जबकि हम बता चुके हैं अलाउद्दीन खिलजी अंगूठा टेक है, और अंगूठा टेक होने के बावजूद वह एक सुल्तान के रूप में हाईली सक्सेसफुल हुआ, बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत ही सफल व्यक्ति रहा। मतलब सफलता पढ़े लिखे होने की निशानी नहीं है। तो क्या पढ़ना लिखना बेकार है? नहीं, बेकार नहीं है। पढ़ने लिखने की एक बात है, लेकिन अनुभव का जीवन में बड़ा महत्व है। अगर गैर पढ़ा लिखा व्यक्ति अनुभव से शासन करता है तो नो डाउट अच्छा कर सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर अनुभव लेकर शासन करता है तो उससे बेहतर करेगा। लेकिन बिना अनुभव का वो फेल हो सकता है, ये बात हो सकती है। फिर इसके बाद में फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक बड़ा धर्मांध टाइप का है। ऐसा शायद इसलिए है, सन ऑफ हिंदू मदर है, सन ऑफ हिंदू मदर है। इसीलिए यह हिंदुओं के प्रति, शिया मुसलमानों के प्रति, सूफियों के प्रति बड़ा कठोर है। शायद यह दिखाने की कोशिश कर रहा है मैं हिंदू माता से भरे पैदा हुआ हूं, लेकिन वास्तव में सच्चा मुसलमान हूं। इसलिए यह हिंदुओं के प्रति कठोर है। आपका कोई व्यक्ति कहीं बैठ जाए इसका मतलब आपके लिए बड़ा अच्छा नहीं हो सकता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक भी बने थे, कौन सा हिंदुस्तान के लिए अच्छा कर दिए? उनसे ज्यादा तो दूसरे करते थे। उनसे ज्यादा तो हिंदुस्तान के लिए डेविड कैमरून जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने तो बाकायदा माफी मांगी, कहा हिंदुस्तान पे हमने बहुत दिनों तक शासन किया है, उनका शोषण किया है, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो ठीक है, लेकिन उसके अपने एक पक्ष थे, इसका भी अपना पक्ष है कि एक संदेश हमने दिया, गोरों समय सबका आता है। तुम एक दिन हमारे ऊपर शासन किए थे, आज हमारा काला तुम्हारे ऊपर शासन कर रहा है। कबीरदास जी ने कहा है ना, माटी कहे कुम्हार से डॉट डॉट डॉट, एक दिन हमारा भी समय आएगा कि हम तुमको भी उसी तरह से करेंगे। मतलब कबीर ने जो बात कही थी बिल्कुल बात ठीक है, आदमी को औकात में रहना चाहिए, बहुत ज्यादा उछलने कूदने की जरूरत नहीं है। और आप देखिए जैसे जैसे व्यक्ति थोड़ा अधिक उम्र वाला होता जाता है, वैसे वैसे थोड़ा वो डाउन होता जाता है, वो समझने लगता है जीवन का सच क्या है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिरोज शाह तुगलक उसी डिप्लोमेसी के तहत काम कर रहा था, और कल कहा था हमने, इसने दो बड़े काम किए। ही imposed jizya on Brahmins also, which were exempted in earlier period of Sultan. तो इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया, ये बड़ी बात थी। दूसरी चीज ये थी कि ही सेपरेटेड जजिया फ्रॉम खिराज। पहले जजिया खिराज के साथ मिला करके वसूला जाता था, आज जजिया अलग कर दिया गया। तो जजिया को खिराज से
अलग कर दिया गया। ऐसे कई डिसीजंस लिए गए। फिरोज शाह तुगलक की एक और बड़ी बात है, फिरोज शाह तुगलक तमाम मंदिरों को तोड़ा। फिरोज शाह तुगलक को कल हमने बताया था, जाजनगर में हमला किया और पुरी के जगन्नाथ मंदिर को तोड़कर वहां से लगभग 1300 मैन्युस्क्रिप्ट्स ले आई। आज जो हमला कराने जा रहे हैं वह नगरकोट पर होगा। नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा, वहां हमला किया, वहां के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा और ज्वालामुखी मंदिर के लाइब्रेरी से लगभग 300 मैन्युस्क्रिप्ट्स लाए। कल 1300 जाजनगर में लिखाया था, वो जाजनगर का है, हम अब नगरकोट की बात कर रहे हैं। नगरकोट से 300 मैन्युस्क्रिप्ट्स ले आए। फिर कुछ और मंदिरों को तोड़ा, वहां से मैन्युस्क्रिप्ट्स ले आए और मैन्युस्क्रिप्ट्स ला करके दिल्ली में एक अनुवाद विभाग बनाया और उस अनुवाद विभाग का हेड बनाया अजीजुद्दीन खान को। अजीजुद्दीन खान के नीचे बहुत सारे स्कॉलर्स थे जो फटाफट 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 ट्रांसलेशन कर रहे थे, लेकिन जो कंपाइलेशन जा रहा था वह अजीजुद्दीन खान के नाम से जा रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं है दलाइल फिरोज शाही जो कल लिखाया था हमने कि केवल नगरकोट और केवल जाजनगर वाली किताबों का ट्रांसलेशन है, उसका भी है, लेकिन अभी नगरकोट से और जगहों से जो मैन्युस्क्रिप्ट पाएगा सबको लाके दिल्ली में सबको अजीजुद्दीन खान के नेतृत्व में ट्रांसलेट करवाएगा और वो कहलाएगा दलाइल फिरोज शाही। तो अब हम चाहें तो नगरकोट में इन मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात ना करें, सीधे हमले करा के निकल आए, क्योंकि बात तो आप समझ गए हो। तो ऐसा इसलिए क्लियर करना जरूरी था क्योंकि आप अकेले समझोगे केवल जाजनगर वाली मैन्युस्क्रिप्ट्स को किया गया, नहीं, सारे को कलेक्ट करके तब ट्रांसलेट किया गया है और अजीजुद्दीन खान उसका हेड है अनुवाद विभाग का, तो दिमाग में रखिएगा। इसके बाद कई बारी बारी से सुल्तान बने जो हमने कल लिखाया था या शायद नहीं लिखाया होगा भी। फिरोज शाह तुगलक के बाद कई आए। फिरोज शाह तुगलक के बाद नासिरुद्दीन महमूद तुगलक गद्दी पर बैठा। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक गद्दी पर बैठा। इसी के टाइम पीरियड में तैमूर का आक्रमण हुआ। तैमूर का आक्रमण हुआ 1398 में। इतना घनघोर आक्रमण तैमूर लंगड़े का हुआ है कि काट काट करके दिल्ली में हजारों लोगों की खोपड़ियों का मीनार बना दिया। ऐसे सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद गद्दी छोड़ के भाग गया। खूब लूटा पाटा। आप सोचिए, थोड़े दिनों बाद जब तैमूर लौट गया तो आके बैठा गद्दी पर, लेकिन तब इन्हें कुछ दिनों बाद दौलत खां ने भगा दिया। 1412 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दौलत खां 2 साल तक बिना किसी पद प्रतिष्ठा के शासन करता रहा, बिना किसी वंश के। लेकिन जब तैमूर लौट रहा था तो खिज्र खां नामक एक मुल्तान के सैयद को, जो अपने आप को मानता था कि वह मोहम्मद साहब का वंशज है, उसको लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का गवर्नर बना के गया था। इसीलिए सैयद शासक
खिज्र खां 1414 ईस्वी में दिल्ली आया और दौलत खां को भगा करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया और कहा मैं तैमूर के बिहाफ पर शासन कर रहा हूं। और जब तैमूर मर गया तो तैमूर का चौथा बेटा शाहरुख गद्दी पर बैठा समरकंद पर, तो कहा मैं शाहरुख की तरफ से अब शासन कर रहा हूं। और शाहरुख को ट्रिब्यूट नजराना भेजता रहता था, वार्षिक खिराज भेजता रहता था, जिससे जनता समझे कि वह उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करता है और जनता खिलजी खां के खिलाफ विद्रोह ना करे। उसने कहा मैं रैयत ए आला हूं, मतलब जनता का मित्र हूं। अपना मित्र समझ के हमको मानिए, बदमाशी मत करिएगा। नहीं, तैमूर खोपड़ियों की मीनार बना के गया था, शाहरुख उसका बेटा है, बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी, आएगा बहुत काटेगा। हम आपके मित्र हैं, इसलिए आपका वेलफेयर चाहते हैं। तो मतलब वह थोड़ा थोड़ा समझा करके दिल्ली के लोगों पर शासन करना शुरू किया और वही सैयद वंश की नींव डाली थी। 7 साल तक वो शासन किया था दिल्ली पर। तो जब सैयद डायनेस्टी आएगी तब आएगी। अभी हम लोग नगरकोट चलते हैं और नगरकोट में हमला तो कराएंगे, लेकिन 300 मैन्युस्क्रिप्ट्स को ला करके फिर अजीजुद्दीन से ट्रांसलेशन कराने वाली बात स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि ओवरऑल सारे लाने के बाद ट्रांसलेशन हुए हैं, ऐसा नहीं बारी बारी से ट्रांसलेशन हुए हैं। ठीक, तो लिखिए एक्सपेडिशन अगेंस्ट नगरकोट। एक्सपेडिशन अगेंस्ट नगरकोट, नगरकोट के विरुद्ध अभियान। लिखिए नगरकोट had been conquered by Muhammad bin Tughlaq during his Himalayan expedition in 1337। 1337 ईस्वी में 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण किया था। नगरकोट पर आक्रमण किया था। इट्स फेमस टेम्पल ऑफ ज्वालामुखी in bracket Kangra had also been plundered by Ghazni in 1089। महमूद गजनवी ने भी 1008-9 में 1008-9 में नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को लूटा पाटा था। लूटा डैश पाटा था। हेडिंग डाल लीजिए एक्सपेडिशन अगेंस्ट सिंध। छूटा तो नहीं किसी का? एक्सपेडिशन अगेंस्ट सिंध, सिंध के विरुद्ध अभियान। सिंध के विरुद्ध अभियान। लिखिए फिरोज शाह तुगलक ने 1362-63 में 1362-63 में
सिंध के थट्टा में अभियान किया। सिंध के थट्टा में अभियान किया। क्योंकि थट्टा में क्योंकि थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सल्तनत की सेना के विरुद्ध सल्तनत की सेना के विरुद्ध ज्यादती की गई थी। ज्यादती की गई थी। In 1362-63, Firoz Shah carried out his long deferred campaign. लॉन्ग डिफर्ड कंपेन का मतलब पहले से भिन्न कंपेन है अगेंस्ट थट्टा। क्यों? टू अवेंज द रॉन्ग्स। कब का रॉन्ग? सफर्ड बाय द इंपीरियल आर्मी एट द टाइम ऑफ मोहम्मद्स डेथ। यानी थट्टा में तो कल बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी थट्टा के गोडाल में। उस समय थट्टा में जब वो ऑपरेशन किया था तो उसकी सेना का बड़ा नुकसान हुआ था। और कल हमने कहा था एक शेख ने गलत रास्ता बता दिया था, उससे उसकी सेना मर गई थी। इसने भी जब कैंपेन किया तो इसको भी गलत रास्ता बता दिया और फिर वहीं से एक कहावत प्रचलित हो गई थी। कल हमने वह कहावत सुनाई थी, देखो शेख प्रथा का कमाल, एक तुगलक मर गया जरा दूसरे को संभाल। यानी ये कहावत प्रचलित हो गई वहां पे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी सिंध के लोगों ने सल्तनत की सेना के साथ दुर्व्यवहार किया था और वही बदला लेने के लिए किया। जबकि फिरोज शाह तुगलक ने ऐसे ऑपरेशंस नहीं किए थे। इसका मतलब इट वाज अ लॉन्ग डिफर्ड ऑपरेशन which was held in earlier period. Continue. The expeditionary force consisted of 90,000 cavalry besides elephants and numerous infantry. अभियान करने वाली सेना में अभियान करने वाली सेना में अनेक पैदल टुकड़ियों अनेक पैदल टुकड़ियों और हस्ती सेना के अतिरिक्त 90,000 की घुड़सवार सेना भी थी। 90,000 की घुड़सवार सेना भी थी। ये तो पॉलिसी के लेवल की बात थी। अब क्वेश्चन ये उठता है सिंध का शासक है कौन और उसके साथ फिर हुआ क्या? सिंध का शासक था जाम बाबनिया, बहुत तोड़ाई से, और वो सरेंडर कर दिया और फिर कहा हम ट्रिब्यूट देते रहेंगे। तो पैरा चेंज करिए। फिरोज शाह तुगलक had attacked on Jam Babniya, who was then ruling over Sindh. फिरोज शाह तुगलक ने सिंध के शासक जाम बाबनिया पर आक्रमण किया था। उसने सिंध के शासक को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था।
and forced him to accept his suzerainty, और सिंध के शासक को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। The Sultan ultimately got victory over Sindh, and the ruler of Sindh agreed to pay annual tribute. अंततः सुल्तान की विजय हुई, अंततः सुल्तान की विजय हुई और सिंध के शासक ने सुल्तान को वार्षिक खिराज देने के लिए बाध्य किया था। वार्षिक खिराज देने के लिए बाध्य किया था। इस तरह से इतने ऑपरेशंस थे जो फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। मेन छोटे छोटे और ऑपरेशंस हैं, लेकिन उसका हमारे एग्जाम से ज्यादा लेना देना नहीं है, तो हम नॉलेज पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे। पैरा चेंज करिए। अब ऑपरेशंस खत्म हो गए। अब फिरोज शाह तुगलक के काल में जो और कार्य हुए थे उनके संक्षिप्त में डिस्क्रिप्शन हम देंगे। पैरा चेंज करिए। He highly respected Caliph of Egypt and styled himself as his deputy, and twice received robes of honor from him. इतना ही लिखिएगा, रुकिएगा फिर। पैराचेंज। फिरोज शाह तुगलक ने मिस्र के सुल्तान का अत्यधिक सम्मान किया और स्वयं को खलीफा का नायब घोषित किया तथा खलीफा से दो बार सम्मान प्राप्त किया। खलीफा से 2 बार सम्मान प्राप्त किया। ध्यान दीजिएगा, खलीफा हमेशा अजाम का पहला सुल्तान जब हुआ था तब से लेके आज तक वही कर रहा है। Who was first सुल्तान ऑफ अजाम? अजाम मतलब मुस्लिम वर्ल्ड। Who was the first सुल्तान ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड? महमूद गजनवी मुस्लिम जगत का पहला सुल्तान था। We have discussed during महमूद गजनवी। जब महमूद गजनवी की बात कर रहे थे, उसके टाइम पीरियड की बात कर रहे थे, तो उस समय हमने बात किया था कि वह अजाम का पहला सुल्तान था, महमूद गजनवी ने अपने राज्य का अप्रूवल लिया था बगदाद के कैलिफेट से, बगदाद के खलीफा से, और बगदाद के खलीफा ने उसे एक लबादा दिया और उस लबादे के साथ उसे 2 टाइटल दी, और वही टाइटल है जो यहां लिखा हुआ है, यमीन उल खिलाफत या यमीन उद दौला और नासिर अमीर उल मोमिनीन।
सुल्तान को यही टाइटल मिला करती थी। यही टाइटल अलाउद्दीन खिलजी को भी मिली थी। यही टाइटल फिरोज शाह तुगलक को भी मिल रही है, दोनों। तभी तो उसका डेप्यूटी हुआ, नायब हुआ, उसके अधीन हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि सुल्तान ऑलवेज रूल्ड अंडर कैलिफेट एज अ नाइब, एज अ डेप्यूटी ऑफ कैलिफ। तो दिमाग में यह बात रख करके इस पूरे सल्तनत को समझना है। ठीक, अब पैरा चेंज करिए। He not only revived the इक्तादारी सिस्टम बट ऑल्सो मेड इट हेरिडिटरी, और पूरा अंडरलाइन करिए। He not only revived the इक्तादारी सिस्टम बट ऑल्सो मेड इट हेरिडिटरी। पैरा चेंज। इसने न केवल इक्तादारी व्यवस्था को पुनर्जीवित किया, इसने न केवल इक्तादारी व्यवस्था को पुनः जीवित किया या पुनर्जीवित किया, पुनर्जीवित किया, अपितु अपितु इसे आनुवंशिक भी बना दिया। पूरा अंडरलाइन करिए, ये लाइन अंडरलाइन कर दीजिए। सोल्जर्स वर गिवन लैंड असाइनमेंट्स इन ब्रैकेट जागीर एंड इवन देयर रिक्रूटमेंट वाज मेड हेरिडिटरी। सैनिकों को वेतन के रूप में जागीर दी गई, सैनिकों को वेतन के रूप में जागीर दी गई, और उनके पद को आनुवंशिक बना दिया गया। क्या गजब का आदमी है। और उनके पद को आनुवंशिक बना दिया। आप सोचिए, अलाउद्दीन खिलजी को ले लीजिए, पहले लिख लीजिए फिर बात करते हैं। अलाउद्दीन को देखिए, अलाउद्दीन ने अपने खालसा लैंड से, याद करिए हमने कहा था जब दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश आया तो दिल्ली सल्तनत के इस साम्राज्य को उसने दो भागों में डिवाइड किया था। जो दिल्ली के आसपास का एरिया है उसको कहा था खालसा है। ये इट वॉज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ दिल्ली, इसे खालसा कहा गया था। देखिए खालसा लैंड है। लेकिन जो आउटर एरियाज थे दे ऑल वर डिवाइडेड, या आउटर एरिया वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस पीस ऑफ लैंड। ये पीस ऑफ लैंड जैसे प्रांत हो गया, इसे इक्ता कहा गया। और इक्ता पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक कमांडर अपॉइंट किया गया जिसे इक्तेदार कहा गया। और ये इक्तेदार अपनी आर्मी लेकर के, कैवेलरी, मिलिट्री, ये सब लेकर के इन क्षेत्र पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था। यहां से टैक्स वसूलता था और अपनी सेना और अपना खर्च निकालने के बाद जो बच जाता था फाजिल या फवाजिल, वो दिल्ली भेज देता था, यहां आकर के दिल्ली को चला जाता था। लेकिन जो खालसा लैंड था, यहां से हमने लिखाया था सहना टैक्स वसूलता था, और सहना डायरेक्ट दिल्ली से सैलरी पाता था, इसलिए ये छोटी सी टुकड़ी लेकर के इसमें टैक्स वसूलता था। लेकिन गांव में एक एक व्यक्ति से नहीं वसूलता था। वो गांव में जमींदार होते थे, उन जमींदारों को खूत, मुकद्दम या चौधरी कहा जाता था। कहीं के गांव के जमींदार को, गांव के मुखिया को खूत कहा जाता था,
कहीं गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था, कहीं गांव के मुखिया को चौधरी कहा जाता था। जैसे आपके यहाँ यूपी में जो एसडीएम होता था, पहले परगना मजिस्ट्रेट कहा जाता था, अब उसे उप जिलाधिकारी कहा जाता है। लेकिन यही बिहार में अगर आप एसडीएम हो गए तो आपकी गाड़ी पे लिखा जाएगा उप समाहर्ता अधिकारी। वहां उप जिलाधिकारी को उप समाहर्ता अधिकारी, जिलाधिकारी को समाहर्ता अधिकारी, है वही, नाम अलग है अलग अलग क्षेत्र में। तो अलग अलग क्षेत्र में कहीं गांव के मुखिया को खूत, कहीं मुकद्दम, कहीं चौधरी कहा जाता था। सहना इन खूत मुकद्दम चौधरियों से टैक्स वसूलता था और गांव से वो वसूल करके सहना को दे देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा यह मलाई काटते हैं, इनको खत्म करो। ये खूत मुकद्दम चौधरी अब टैक्स नहीं वसूलेंगे, अब जनता से हम डायरेक्ट वसूलेंगे और खूत मुकद्दम चौधरी भी अपनी लैंड पर टैक्स देंगे। जियाउद्दीन बर्नी कहता है खूत मुकद्दम चौधरी इतना गरीब हो गए कि इनके घर की स्त्रियां जब पास के मुसलमान घरों में जाके चौका बर्तन करती थी तब इनके घर का खर्चा चलता था। जियाउद्दीन बर्नी लिख रहा है। ये कब तक लिखेगा यार? कब से आप देखिए, बलबन के पहले से लिख, नसरुद्दीन के काल में आ गया था, तब से लिख रहा है। तो बताया तो था 7 सुल्तानों का काल देखा था, तब से लिख रहा है। तो अलाउद्दीन की बात लिख रहा है। अलाउद्दीन ने एक तरह से खालसा से जमींदारी खत्म कर दी और बहुत सारे, ध्यान दीजिएगा, अब इक्तेदारों का, बहुत सारे इक्तेदार ये फवाजिल नहीं देते थे। कहा अच्छा ये फवाजिल नहीं देते, इनका इक्ता बंद करो, इनका इक्ता मिलाओ इसी खालसा में, इनका इक्ता मिलाओ खालसा में। बहुत सारे इक्ता खालसा में मिला लिए थे। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन इनको नाना को देखिए, ये कर क्या रहे हैं? ये एकता रिवाइव नहीं कर रहे हैं, केवल एकता फिर से नहीं क्रिएट करके दे रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं हमें एकता असाइन कर दिया गया। अब मैं जब तक जिंदा रहा तब तक तो स्टंटबाजी करता रहा सेना लेके, मैं नहीं रहा तो मेरी पत्नी इक्तेदार। अब मेरी पत्नी क्या स्टंटबाजी कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। ऐसा नहीं है स्त्रियां नहीं कर सकती स्टंटबाजी, बहुत सारी स्त्रियां करती भी हैं, लेकिन बात इसकी नहीं, मेरी पत्नी तो बिल्कुल नहीं कर सकती। गिर जाएंगे तो हड्डी गुड्डी टूट जाएगी, जुड़ेगी भी नहीं जल्दी। और मान लिया वो इतनी बुढ़ी हो गई कि तब भी इक्तेदार हैं, मतलब सेना का संचालन तब भी करेंगी, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक वही इक्तेदार रहेंगी। अब आप सोचिए राज्य का क्या होने वाला है। मतलब बुढ़ी मर ना जाए तब तक इक्तेदार, और मर जाए तो उसका बेटा इक्तेदार। बुढ़ा तो हर कोई होगा ना। अरे यार सेना में तो हमेशा थोड़ा स्टंटबाज टाइप का होना चाहिए, रंगरूट टाइप का होना चाहिए, युवा होना चाहिए। इसीलिए तो सेना में रिटायर, हर जगह रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये हेरिडिटरी बना दिया तो अब समझिए क्या होने वाला है। नंबर 1। नंबर 2, करप्शन जबरदस्त। हमने पहले लिखाया है कि सरदारों और उलेमाओं के मामले में बोलता ही नहीं है। अब फिर थोड़ा हम चलेंगे बैक। अलाउद्दीन खिलजी के काल में
सैनिक जब अपना घोड़ा पास कराने ले जाते थे, अपना घोड़ा लेके सैनिक चला, यहां जांच हो रही है, उसने लिखा हुलिया हमारा, हमारे घोड़े को दाग दिया, कहा जाओ। अब ये नहीं होता, मैं गया अपना सैनिक और अपना घोड़ा लेके, तुरंत कुर्सी पर बैठा हुआ कहेगा लाओ 1 टन का घूस, 1 टन का घूस लेगा, कहा जाओ। 1 टन का घूस लेकर के ये आपको पास कर देगा, जाओ, ओके, तुम सैनिक हो, तुम्हारा घोड़ा है। एक सैनिक रंगरूट टाइप का था, असली सैनिक, असली घोड़ा। दुनिया में हर समय अच्छे ईमानदार लोग हुआ करते हैं कुछ, कभी भी आप देखिए, जैसे आज छोटी छोटी नौकरियों में कहा जाता है या कहा जाता था करप्शन बहुत ज्यादा था, घूस वैसे भर्ती कर लेते थे। कभी चाहे जितना करप्शन रहा हो, लेकिन 100% बेईमानी नहीं होती। मैं आपको वाकयात बताता हूं। पहले कोऑपरेटिव बैंक की नौकरी निकलती थी जिले वार, हमारे जमाने में जो सहकारी बैंक होते थे उनके लिए। मेरा एक दोस्त था, वो ट्यूशन व्यूशन पढ़ाता था, लेकिन वो सिविल की तैयारी नहीं करता था। वो जितना ट्यूशन से पैसा पाता था सबका हर साल फॉर्म भरता था, 5-7 ट्यूशन दिन भर ट्यूशन पढ़ाता रहता था। एक सूत्री काम कर था उसका कि मैं कोऑपरेटिव बैंक की नौकरी करूंगा। यही इंदिरा नगर में उसका इंटरव्यू होता था, पूरे यूपी के 75 जिले के इंटरव्यू वहीं होते थे। और वो जितना पैसा अलाउ करता था उसका बजट, उतना जिले का फॉर्म भर देता, 10-15 जिले का फॉर्म भर देता। एग्जाम सबके अलग अलग होते थे, इंटरव्यू का डेट भी अलग अलग पड़ता था। तो वो हर दिन 3 साल से लगातार, मतलब 15 का भरा तो 7-8 में निकल जाता था उसका रिटर्न। 3 साल लगातार इंटरव्यू देने पहुंच जाता। इंटरव्यू लेने वाले उसको बाकायदा पहचान गए थे कि ये रोज आता है, क्योंकि यूपीएससी के तरह बोर्ड बदलता नहीं है वहां, वही लोग अमूमन रहते हैं, एक सेशन में सारे इंटरव्यू लेते हैं, अगर कोई अपरिहार्य कारण ना बना तो। एक दिन वो छठा इंटरव्यू देने गया, तो इंटरव्यू बोर्ड का एक मेंबर पूछ लिया उससे, यार तुम रोज आते हो, कितने जिले, 75 जिले का भर डाले हो क्या? उसने कहा सर मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं और मुझे एक नौकरी करनी है कोऑपरेटिव बैंक की, इसलिए जितना पैसा पाता हूं सब फॉर्म भर देता हूं, 10-15 भरता हूं तो 5-7 अब तो निकल ही जाते हैं, और मैं 5-6 साल से यही कर रहा हूं। उसका इंटरव्यू लिया गया और उसने कहा ठीक है जाओ नौकरी, ईमानदारी से नौकरी करना, और वो हो गया। और जबकि उस नौकरी में लोग कहते हैं, मैं नहीं जानता, लोग कहते हैं 100% बेईमानी होती थी। और ईमानदारी से हुई, एक पैसा नहीं उसने दिया। जब नौकरी मिल गई तो हमसे कहा भैया चलिए थोड़ा मीठा, मुंह मीठा कराएं। तो हमने कहा चलो। मैं गया उसके घर, तो जो पैकेट वाला पेठा आता है जो उसके दुकान पर मिलता है, वही पेठा लाया और एक गिलास पानी। वो पेठा मुझे बहुत मीठा लगा, आज तक वो पेठा मुझे याद है, क्योंकि मुद्दा वो नहीं है कि वो पेठा सस्ता था, मुद्दा ये था कि वह 3 साल से एक ही फॉर्म भरता था और वो नौकरी पा गया। आप सोचिए, इसका मतलब 100% कभी भी नहीं होता बेईमानी। अगर आप में कैलिबर है तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मैं जो कुछ भी बताता हूं,
मैं एक्सपीरियंस पर बेस्ड हूं, क्योंकि मेरी उम्र 54 साल है इस समय रियल में। मार्कशीट में थोड़ा कम है, लेकिन रियल में 54 साल है, 54 ईयर, यानी 50 प्रचंड 50 पूरा कर चुका हूं। तो एक्सपीरियंस बहुत है, गिरने का भी एक्सपीरियंस बहुत है, चलने का भी एक्सपीरियंस बहुत है, और उठ करके चलने का एक्सपीरियंस भी बहुत है। तो मैं जो कुछ भी कहता हूं उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, रियल बैकग्राउंड होता है, तभी मैं बोलता हूं। तो एक सैनिक इसके काल में ईमानदार भी निकल गया। उसने कहा, जाकर के भिड़ गया दबीर से। दबीर मतलब होता सचिव, सचिव के देखरेख में वो जांच होती थी। सैनिक ने कहा, मैं असली, मेरा घोड़ा असली, मैं एक टंका नहीं दूंगा। और वो देखिए 100 सैनिक मिलकर 10 घोड़ा खरीद लिए, वही घोड़ा बार बार ला रहे हैं, अब एक टंका लेके पास कर दे रहे हैं। तो वो बेईमानी कर रहे हैं, इसलिए उनका घोड़ा आप पास कर रहे हैं टंका लेके। मैं जब ईमानदार हूं तो मैं एक टंका नहीं दूंगा घूस। एक टंका चांदी का सिक्का था, आपको मैं बता चुका हूं। टंके का मूल्य बहुत था। वह शिकायत करने के लिए सुल्तान के पास चला गया, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से कहा, अर्जेंट मिलना है। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक मिलता था सबसे। वो मिला, उसने कहा, सब करप्शन हो रहा है। 100 सैनिक मिलके 10 घोड़ा खरीद लेते हैं, 100 घोड़े का पैसा ले लेते हैं, और 90 घोड़ा रहते नहीं है एग्जिस्टेंस में। मैं असली, मेरा घोड़ा असली, मैं घूस क्यों दूं? मुझे पास किया जाना चाहिए। फिरोज शाह तुगलक ने अपने दबीर को बुलाया, वहां भी दबीर है, सचिव है। दबीर को बुलाया, कहा, एक टंका इसे भी दे दो, ये भी ले जाके घोड़ा पास करा ले। करप्शन रोकने की कोशिश नहीं कर रहा है, कहा एक टंका इसे भी दे दो, ये ले जाके घोड़ा पास करा ले, क्योंकि यहां सरदार बैठा हुआ है और वो सरदार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहता। आप सोचिए, इस तरह का है सुल्तान। राज्य का क्या होना है आप समझ सकते हैं। राज्य तो कोलैप्स ही होना है ना, और कुछ नहीं होना है। इसका मतलब इनके पास सिर्फ और सिर्फ वही खालसा वाला एरिया बचा है, जितने से सरकार को पैसा जाता है। इक्ते का कोई पैसा नहीं जाता इनके पास। तो कितना आएगा? इसके रेवेन्यू मिनिस्टर थे ख्वाजा हिसामुद्दीन। उसने इनका रेवेन्यू आकलन करा और कहा कि आपका रेवेन्यू टोटल 6 करोड़ 80 लाख टंका है बस। जबकि इसके प्रधानमंत्री की संपत्ति 13 करोड़ की थी। यानी राज्य की जीडीपी से ज्यादा इसके मंत्री के पास संपत्ति है। आप सोचिए, ये स्थिति थी। मतलब राज्य बहुत कमजोर हो चुका था आर्थिक तौर पे, लेकिन इसने काम, जनता के वेलफेयर में काम बहुत किए हैं, इसके लिए इसे सैल्यूट। लेकिन राज्य भी चलना चाहिए था, ये वीकनेस है इसकी। इसने बहुत सारी नहरें बनवाई। वैसे तो पहली बार सिंचाई पर ध्यान दिया दिल्ली सल्तनत में गियासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने, लेकिन सबसे ज्यादा इरिगेशन वर्क पर इसी ने काम किया। इसने पीडब्ल्यूडी बनाया। मतलब पीडब्ल्यूडी को तब दीवान ए इमारत कहा जाता था, और पीडब्ल्यूडी को जिम्मेदारी दी कि वो नहरें बनवाएं। 5 बड़ी बड़ी नहरें बनवाई, और जो नहर से सिंचाई करते थे अपने खेतों की, उनसे उपज का 1/10 हक ए सर्ब नाम से एक टैक्स लेता था, लेकिन उसे टैक्स नहीं कहता था, उसे हक ए सर्ब कहता था। 3 नहरों का नाम मैं मेंशन कर रहा हूं, सबका नहीं करूंगा, पैरा चेंज करिए। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू इम्पोज हक ए सर्ब।
यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाया, जो उपज का 1/10 होता था। जो उपज का 1/10 होता था। बट एट द सेम टाइम he built a number of canals. Yeah, he got constructed number of canals and set up a separate public works department, means दीवाने इमारत। ठीक इसी काल में उसने उसने अनेक नहरों का निर्माण कराया और दीवान ए इमारत नाम से लोक निर्माण विभाग का निर्माण कराया। लोक निर्माण विभाग का निर्माण कराया। उसके द्वारा बनवाई गई प्रमुख नहरें निम्नलिखित हैं। कैनाल्स करके लिख लीजिए। नंबर 1 आएगा नहीं, है नहर का नाम नहीं आएगा। सिरसा टू हांसी। नंबर 1 सिरसा से हांसी तक एक नहर थी, ये हरियाणा में पड़ेगा। दूसरा सतलज से हांसी, ये सबसे लॉन्गेस्ट थी, 200 किलोमीटर लॉन्गेस्ट भी है, लार्जेस्ट भी है। और तीसरा यमुना से हिसार। 5 हैं वैसे, लेकिन 3 का नाम हमने मेंशन किया है। हो गया। पैरा चेंज करिए। फिरोज शाह तुगलक के काल में दिल्ली के निकट 1200 फलों के बाग लगाए गए। 1200 फलों के बाग लगाए गए, जिससे सल्तनत को अच्छा राजस्व प्राप्त होता था। ड्यूरिंग हिज reign there were about 1200 fruit gardens in and around Delhi, yielding good revenue। फिर पैरा चेंज करिए। He issued following new coins। उसने निम्नलिखित नए सिक्कों का प्रचलन किया। नंबर 1 अद्धा, ब्रैकेट में जीतल का 50%। नंबर 2 बिख, जीतल का 1/4। और नंबर 3 ससगनी, बड़ा सिक्का था ससगनी, जीतल से बड़ा है, चांदी का है ससगनी। फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित नए सिक्के चलवाए।
नंबर एक अद्धा, ब्रैकेट में जीतल का 50% या जीतल का आधा। नंबर टू बिख, जीतल का चौथाई ब्रैकेट में। और नंबर तीन ससगनी, ससगनी। पैरा फिर चेंज करिए। He also developed royal factories called कारखानाज, in which thousands of slaves were employed, comma, organized under the Diwan-e-Bandgan, in bracket Department of Slaves। इसने अनेक शाही कारखानों को विकसित किया, अनेक शाही कारखानों को विकसित किया, जिसमें जिसमें कर्मचारी के रूप में दासों को लगाया, जिसमें कर्मचारी के रूप में दासों को लगाया। फुल स्टॉप। उसने दीवान-ए-बंदगान नाम से, उसने दीवान-ए-बंदगान नाम से दास विभाग की भी स्थापना की थी, दास विभाग की भी स्थापना की थी। द ऑफिसर इंचार्ज वाज वकील ए दर। कारखाने का इंचार्ज या प्रभारी, कारखाने का प्रभारी वकील ए दर होता था, वकील ए दर, दारा दर होता था। अब थोड़ा समझिए, देखिए, अलाउद्दीन सॉरी फिरोज शाह तुगलक ने दो तरह के कारखाने बनाए। स्पेशली जो शाही काम हुआ करते थे, रॉयल कारखानाज बनाते चलिएगा, शाही कारखाने बनाए। बेसिकली शाही कारखाने दो तरह के होते थे, एक रातबी और एक गैर रातबी। रातबी, रातबी और नॉन रातबी। ये रेगुलर था, नियमित काम करता था, और ये टेम्पररी था, इरेगुलर है। अनियमित कारखाने हैं। देखिए, इसका हेड है इंचार्ज, प्रभारी वकील ए दर, वकील ए दर। इसी वकील ए दर के नेतृत्व में यह काम करता है। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली में शाही जरूरतों को पूरा करने के लिए नियमित कुछ चीजें चाहिए था। तो सल्तनत प्राइवेट मार्केट पर निजी उत्पादकों पर निर्भर नहीं रहना चाहता था, क्योंकि उस समय निजी उत्पादक इस लेवल के नहीं थे कि शाही जरूरतों को पूरा कर पाए। इसीलिए शाही कारखाने बनाए जाते थे और ये शाही जरूरतों को पूरा करने के लिए सामानों का उत्पादन करते थे। एक तो नियमित चलता रहता था क्योंकि नियमित कुछ जरूरतें होती थी, दैनिक उपयोग की चीजें होती थी। कभी कभी उन चीजों की जरूरत ज्यादा हो जाती थी, जैसे बकरीद आ गया, ईद आ गया, कोई त्योहार आ गया,
तो उस त्योहार के दौरान एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की जरूरत होती थी। तब ये गैर रातवी कारखाने चलाए जाते थे एक्स्ट्रा जरूरतों को पूरा करने के लिए। इनमें कर्मचारी के रूप में दासों को लगाया गया। दास विभाग बेसिकली दीवाने बिंदगान बनाया गया। दीवान ए बंदगान एक्चुअल में फिरोज शाह तुगलक दासों का बड़ा शौकीन है। वह जितने दास बिकने के लिए आते हैं सब खरीद लेता है, थोड़ा ठीक ठाक हो तो। और इसने 1,80,000 दास खरीदे। सोचिए, इसके दास विभाग के अंतर्गत 1,80,000 दास थे। बड़ा शौकीन है दासों को। एक्चुअल में दासों के साथ एक खास बात थी, मानव होता बड़ा बेईमान है। क्यों बेईमान नहीं हो? क्योंकि बेईमानी मानव करता अपने लाभ के लिए, और लाभ हर कोई चाहता है। मानव है तो लाभ उसके डीएनए में है, लाभ ही चाहेगा। और लाभ ज्यादा चाहे तो बेईमानी करनी पड़ेगी, करप्शन करना पड़ेगा, कुछ बदमाशी करनी पड़ेगी। स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जहां करप्शन ना हो। यह मानव के साथ जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है एकदम। ये खास बात है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। लेकिन दास को हम बता चुके हैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से। दास मतलब हमारी भैंसिया। जैसे हम भैंस खरीद के लाते हैं, वह हमारी पशु संपत्ति होती है। वह अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती, वह हमारी इच्छा से ही चलेगी। ऐसे ही मानो जो दास के रूप में खरीदे जाते थे, वो खुद आह्वान करते थे बाजार में। जैसे आप जाते थे, मालिक हमें खरीद लो, मैं बड़ा गुणवान हूं, पूरी अपनी जो योग्यता है उसका बखान कर देते थे। समय नहीं है, नहीं तो पहले मैं लिखवाता था कि एक बार जब इल्तुतमिश बिकने के लिए आया, तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक से अपनी ढेर सारी खूबियां गिनाता है और कहता, मेरी में इतनी खूबियां हैं, मालिक मुझ पर रहम करिए, कृपा करिए, मुझे खरीद लीजिए। ऐसे वो ऑफर करते थे मार्केट में। तो इतना ऐसा व्यक्ति जो आपके गुलाम, आपका गुलाम है, एक पशु जैसा आप उसे खरीद के लाते हो, तो वह आपकी गुलाम संपत्ति हो जाता था और उसका धर्म होता था आपकी वफादारी। जिसका धर्म ही हो वफादारी, उसके गद्दारी की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती, सबसे कम होगी, न्यूनतम होगी। और यही कारण है बहुत सारे मुस्लिम शासकों ने दासों को खरीद करके उन्हें धीरे धीरे तमाम पदों पर लगा करके प्रमोट किया, ताकि वह अपने वफादारों की फौज के द्वारा सही से शासन कर पाए। तो दासों को रखने का कॉन्सेप्ट ये था। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। पैरा चेंज करिए। About 300 new towns were built during his reign. फिरोज शाह तुगलक के काल में, फिरोज शाह तुगलक के काल में लगभग 300 नए कस्बों का निर्माण किया गया। लगभग 300 नए कस्बों का निर्माण किया गया। सबसे महत्वपूर्ण था फिरोजाबाद का नगर। फिरोजाबाद का नगर जो दिल्ली के लाल किले के पास है,
जो दिल्ली के लाल किले के पास है, आज उसे फिरोज शाह कोटला कहा जाता है। आज उसे फिरोज शाह कोटला कहा जाता है। फुल स्टॉप। हिसार और जौनपुर नगरों को भी बसाया गया। हिसार और जौनपुर नगरों को भी बसाया गया। फुल स्टॉप। जौनपुर नगर जौना खां के नाम पर बसाया गया। जौनपुर नगर जौना खां के नाम पर बसाया गया। फुल स्टॉप। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते थे। सिराज ऑफ द ईस्ट। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते थे। अभी रुके रहिए, एक सेकंड बस रुक जाइए। अशोकन पिलर, ये लास्ट वाला लिखिए। अशोक उसी के जस्ट नीचे, ये कट नहीं रहा है। अशोकन पिलर फ्रॉम टोपरा एंड मेरठ वर ब्रॉट टू दिल्ली। इसी के काल में, इसी के काल में अशोक के मेरठ और टोपरा अभिलेख को, इसी के काल में अशोक के मेरठ और टोपरा अभिलेख को दिल्ली लाया गया। इसलिए इसे दिल्ली मेरठ और दिल्ली टोपरा कहते हैं। इसे फिरोज शाह कोटला ग्राउंड में स्टैब्लिश कराया गया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार कोई सुना भी चुका है, याद रखिएगा। पैरा चेंज करिए। ओल्ड मॉन्यूमेंट कुतुब मीनार in bracket, which was struck by lightning and the fourth story was subsequently replaced by the two smaller ones, comma, bracket बंद, was repaired. इसी के काल में कुतुब मीनार की मरम्मत कराई गई थी। इसी के काल में कुतुब मीनार की मरम्मत कराई गई थी। बिजली गिर जाने से यह क्षतिग्रस्त हो गया था। बिजली गिर जाने से यह क्षतिग्रस्त हो गया था। इसमें फिरोज शाह ने चौथी मंजिल भी जोड़ी थी। इसमें फिरोज शाह ने चौथी मंजिल भी जोड़ी थी। अभी एक बार और रिपेयर कराया जाएगा सिकंदर लोदी के काल में। पैरा चेंज करिए। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान एक खैरात नामक, दीवान एक खैरात नामक दान विभाग का निर्माण किया गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा दीवान एक खैरात नामक दान विभाग का निर्माण किया गया।
यह अनाथों और विधवाओं की देखभाल के लिए बनाया गया था। यह अनाथों और विधवाओं की देखभाल के लिए बनाया गया था। पैरा फिर चेंज करिए। इसी के काल में दारुल सफा नामक इसी के काल में दारुल सफा दारुल सफा नामक खैराती अस्पताल का निर्माण किया गया। खैराती अस्पताल का निर्माण किया गया और गरीब मुस्लिमों के लिए सामूहिक विवाह की व्यवस्था की गई। और गरीब मुस्लिमों के लिए सामूहिक विवाह की व्यवस्था की गई। हो गया पैराचीन। फिरोज शाह तुगलक के काल में फिरोज शाह तुगलक के काल में जियाउद्दीन बरनी जियाउद्दीन बरनी और मलिक इसामी जैसे महान विद्वान महान विद्वान थे। महान विद्वान थे। फुल स्टॉप। बरनी ने तारीख ए फिरोज शाही बरनी ने तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी नामक पुस्तक लिखी थी। और फतवा ए जहांदारी नामक पुस्तक लिखी थी। मलिक इसामी ने फुतूह उस सुल्तानी नामक पुस्तक लिखी थी। याद रखिएगा सब, अनर्गल एक नहीं है। मलिक इसामी ने फुतूह उस सलातीन नामक पुस्तक लिखी थी। फिरोज शाह तुगलक स्वयं भी विद्वान था। छूटा तो नहीं किसी का। फिरोज शाह तुगलक स्वयं भी विद्वान था। उसने फुतुहात ए फिरोज शाही नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। फुतुहात ए फिरोज शाही नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। देखिए, फुतुहात ए फिरोज शाही लिखा है। फुतुहात ए फिरोज शाही नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। पैराचेंज। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई। मरना तो सबको है, लेकिन ऐसे नहीं मरना चाहिए जैसे फिरोज शाह तुगलक मरा। आप सोचिए, इतने सारे काम किए हैं। अभी थोड़ा और भी है काम कुछ डिपार्टमेंट का, अभी लिखा देंगे, लेकिन बताते चलें। लास्ट तक आते आते राज्य दिवालिया हो गया, पैसा बचा ही नहीं। तो कहा, बहराइच के बाबा सैयद सालार मसूद गाजी ने, हठीले बाबा, उनको हठीले बाबा भी कहते हैं,
सैयद सालार मसूद गाजी ने सपने में आ करके हमें बुलाया है। मैं जा रहा हूं उनसे। वहां गया, वहीं मुंडा हो गया। मुंडा होके आया, कहा बाबा ने आदेश दिया है कि मैं मुंडा हो जाऊं और सोने चांदी की थाली में खाना खाना छोड़ दूं, मिट्टी की थाली में खाना खाऊं, मिट्टी के कुल्हड़ में पानी पीऊं और जमीन पर सोऊं। अब यार इतनी सुविधा कोई योगी बाबा थोड़ी हो, जिंदगी भर आराम करते रहे, इस टाइम योगी बाबा बन रहे हो। योगी बाबा तो योगी हैं, उनको तो नरम बिस्तरे पर सोना अपराध है, इसलिए वो नहीं सोते। लेकिन ये तो सुल्तान था ना, ये तो जिंदगी भर आराम करता आया था, लेकिन आज ये छोड़ देता है। मिट्टी की थाली में खाना खाता, मिट्टी के बर्तन में पानी पीता है, जमीन पे सोता है, मतलब स्क्रू ढीला हो गया। और कहा जाता है, वैसे अब तो बायोलॉजी से भी वो टर्म निकाल दिया गया। बायोलॉजी में एक टर्म आता था इडियट। इडियट की आईक्यू बहुत कम होती थी, और इडियट जो बच्चा पैदा होता था वो 10 साल तक मैक्सिमम जीता था, उससे ज्यादा नहीं जीता था। इसीलिए मूर्खों के लिए इडियट वर्ड से गाली भी लोग देते थे। हालांकि उन्हें नहीं पता होगा कि मैं जो गाली दे रहा हूं ये वास्तव में बायोलॉजी का एक टर्म है। मूर्खों से जिनके पास कम बुद्धि हो उन्हें इडियट कहते हैं। मतलब इडियट की आईक्यू पे आ गया होगा वो, और उस आईक्यू पे आएगा तो मर ही जाएगा, क्योंकि उसकी आईक्यू पर ज्यादा समय जिंदा रहना संभव नहीं होता। देखिए, इसका मतलब आईक्यू भी हमें जिलाती है, ज्यादा आईक्यू भी हमें जल्दी मार देती है, और बहुत कम आईक्यू भी जल्दी हमें मार देती है। आप देखिए, स्वामी विवेकानंद की आईक्यू बहुत ज्यादा थी, जल्दी मर गए। जितने बड़े बड़े रामानुज को ले लीजिए, जल्दी मर गए। बहुत सारे लोग थे जो हाईली इंटेलेक्चुअल्स थे, जल्दी मर गए, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर का के ऊर्जा का बहुत ज्यादा दोहन कर दिया। और जब शरीर के ऊर्जा का अति दोहन कर देंगे तो इंथैल्पी और एंट्रोपी बिगड़ जाएगी और आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बायोलॉजी में एक और टर्म यूज होता है, इंथैल्पी एंड एंट्रोपी। किसी ने पढ़ा है? बायोलॉजी से सब साफ है क्या? कोई बायोलॉजी वाले नहीं है? पढ़ा है ना? बहुत सारे लोग पढ़े होंगे, बता नहीं रहे हैं। मैंने पढ़ा है तब मैं बात कर रहा हूं। मैंने तो वैसे सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। बायोलॉजी मतलब साइंस ग्रुप का तो था ही, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े। हेडिंग डाल लीजिए, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित कुछ अन्य विभाग। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित अन्य विभाग लिखिए। दीवान ए इश्तिहाक पेंशन विभाग, नंबर 2 दीवान ए इमारत, पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग, दारुल शफा ब्रैकेट में शिफा खाना यानी मोहल्ला क्लिनिक। देखिए, केजरीवाल जी ने यहीं से मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट लिया होगा। दारुल शफा खैराती अस्पताल। अगला, रोजगार दफ्तर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, रोजगार दफ्तर। हो गया? पैरा चेंज करिए। ख्वाजा हिसामुद्दीन फिरोज शाह तुगलक का राजस्व मंत्री था। ख्वाजा हिसामुद्दीन
फिरोज शाह तुगलक का राजस्व मंत्री था। उसने 6 साल के कठिन परिश्रम के बाद उसने 6 साल के कठिन परिश्रम के बाद राज्य की आय राज्य की आय 6 करोड़ 80 लाख टंका निर्धारित की। राज्य की आय 6 करोड़ 80 लाख टंका निर्धारित की। ख्वाजा हिसामुद्दीन was the revenue minister of Firoz Shah Tughlaq. He assessed the GDP of Sultanate 6.8 CR. यानी 6 हाँ, इसके पहले वाला अच्छा हिंदी में बोल दें। ख्वाजा हिसामुद्दीन फिरोज शाह तुगलक के राजस्व मंत्री थे या था। उसने 6 साल के परिश्रम के बाद राज्य की आय 6 करोड़ 80 लाख टंका निर्धारित किया। 6.8 CR मतलब 6 करोड़ 80 लाख टंका। पैरा फिर चेंज करिए। एल्फिंस्टन को हिंदी में ऐसे लिखेंगे, एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत का अकबर कहा था। बड़ा वेलफेयर वर्क किया है, राज्य को बड़े चौपट कर दिया, लेकिन वेलफेयर बहुत किया है, काम बहुत किया है लोगों के लिए। अगला हेडिंग डाल लीजिए, सक्सेसर्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी, और इस पे लिखे इंपॉर्टेंट, फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी, इस पे लिखे इंपॉर्टेंट। बहुत सीक्वेंस लगाने के लिए आता है, ये सीक्वेंस लगाने के लिए आएगा इसमें कि किस ऑर्डर में यह राज्य किए, ऑर्डर मेंटेन करना है इसमें। पहला तुगलक शाह ब्रैकेट में गयासुद्दीन सेकंड। नंबर 2 अबू बकर। नंबर 3 मोहम्मद शाह। नंबर 4 अलाउद्दीन सिकंदर शाह। नंबर 5 नासिरुद्दीन तुगलक। यही नासिरुद्दीन तुगलक लास्ट व्यक्ति है जो हमने लिखा था। तैमूर आक्रमण इसी के काल में हुआ था। हो गया, लास्ट लाइन लिख लीजिए नोट करके। 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, नोट करके लिखिए। 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और बड़ी संख्या में लोगों को हताहत कर दिया था। तुगलक डायनेस्टी खत्म हो गई, लेकिन मैं बताता चलूं, पहले भी बताया था एक दिन, कि इसी फिरोज शाह तुगलक के काल में जलघड़ी यानी ताश घड़ियाल और कंपास दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हुआ था। लिखवा नहीं रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा इसे, ठीक। हेडिंग डाल लीजिए,
सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। कुछ है नहीं सैयद वंश में, 2-4 पॉइंट्स हैं, वहीं लिखाएंगे। कॉपी को निकालिए और कॉपी हॉरिजॉन्टल करिए, बेड़ा बेड़ा करिए, क्षैतिज करिए और इसी एक पेज में निपटा देंगे इनको, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश। सैयद वंश का टाइम पीरियड 1414 से लेकर के 1451 है। इसमें कुल मिला के 4 रूलर हैं, 4 सुल्तान होंगे। फर्स्ट सुल्तान was Khizr Khan, but he never embraced the title of Sultan. Never embraced the title of सुल्तान। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। इसका टाइम पीरियड 1414 से लेकर के 1421 तक है, यानी कुल मिला के 7 वर्ष तक इसने शासन किया है। खिज्र खां, हम बता चुके हैं कि खिज्र खां जब तैमूर लंगड़ा आया, भारत को लूटपाट करके गया, तो इसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का गवर्नर बना गया था। और बाद में जब यह पावर हाईजैक किया तो इसने कहा, मैं तैमूर और उसके चौथे बेटे शाहरुख के बिहाफ पर रूल कर रहा हूं, और उसको ये नजराना एनुअल ट्रिब्यूट भेजता रहता था, और खुद को सुल्तान नहीं बल्कि रैयत ए आला कहा। तो नोट करिए, रूल्ड with the title of रैयत ए आला, मतलब जनता का मित्र। रैयत ए आला की उपाधि से शासन किया। अगला पॉइंट, रूल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ तिमूर एंड हिज सन शाहरुख। इसने तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख के तरफ से शासन किया। पॉइंट्स तो बहुत हैं, लेकिन इतने में आपका काम चल जाएगा, इतना शॉर्ट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मुबारक शाह। मुबारक, के से भी लिखते हैं इसको, क्यू से भी लिखते हैं, तो हम के लिख देते हैं। मुबारक शाह, ये शाह है जैसे अमित शाह। शाह का मतलब जिसे कोई डिस्प्लेस ना कर पाए, जिसे कोई हटा ना पाए, मतलब इसे कोई हटा नहीं सकता। अर्थात इसने कह दिया, हमारे पिता खिज्र खां ने सुल्तान की टाइटल नहीं ली थी, लेकिन मैं सुल्तान ही नहीं शाह भी हूं। यानी इसने सुल्तान भी कहा और अपने आप को शाह कहा हमें कोई हटा नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है। देखिए, कोई अचीवमेंट है नहीं। देखिए, अचीवमेंट कैसे होगा? जब घूमो,
जब पढ़ो, जब लोगों से मिलो, जब मूवी देखो, तब तो विजन आएगा। अब ये आलसी टाइप का पड़ा रहता है योगी, स्टंटबाजी करता है, लेकिन ना किताब पढ़ता है, ना लोगों से ज्यादा मिलना पसंद करता है, ना मूवी देखता है। मूवी तब थी भी नहीं, लेकिन पहले जमाने में बाइस्कोप चलता था। हालांकि वो भी बहुत बाद में आया है, बाइस्कोप भी। किसी ने बाइस्कोप देखा है? देखा, कुछ लोगों ने देखा है, मजा आता था। हम लोग भी बचपन में छोटे छोटे थे तो देखते थे। अब तो बाइस्कोप म्यूजियम में कहीं रखा होगा। तो ये किसी से ज्यादा मिलता नहीं, तो विजन नहीं है इसके पास। है व्यक्ति योग्य, इसमें कोई संदेह नहीं है, स्टंटबाज है, लेकिन विजनरी नहीं है, तो ज्यादा कुछ काम नहीं कर पाया। मुबारक शाह के कोर्ट में एक स्कॉलर रहते थे, उन्होंने एक किताब लिखी, इसकी बायोग्राफी लिखी थी। तो इसकी बायोग्राफी है, बायोग्राफी मतलब जीवनी है, तारीख ए मुबारक शाही। आएगा नहीं वैसे, लेकिन लिख लीजिए, हो सकता कभी आ जाए। तारीख ए मुबारक शाही, ये लिखा था, रिटन बाई याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। सरहिंद के रहने वाले हैं, इसलिए इन्हें सरहिंदी कहते हैं। इसका राइटिंग किया था याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। बस कुछ नहीं है इसके अलावा। इसके बाद एक आया मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, इसके काल में सरदारों में आपस में इतना ज्यादा संघर्ष है कि इसका काल ओवरऑल पीरियड ऑफ कंफ्यूजन एंड एनार्की, संशय और अराजकता का काल। संशय और अराजकता का काल रहा। दरबारों से ही लड़ता रहा, बेकार का आदमी रहा, चल नहीं पाया। इसका बेटा हुआ अलाउद्दीन शाह। अलाउद्दीन शाह लास्ट है। इसका अपने वजीर से झगड़ा हो गया। वजीर ने कहा काट डालूंगा, बेचारा डर के मारे भाग गया गद्दी छोड़ के, और रूल्ड फ्रॉम बदायूं। बदायूं, इसने बदायूं से शासन किया। हालांकि जब बहलोल लोदी सुन पाया कि हमारा मालिक, जो लाहौर का उस समय गवर्नर है, सुन पाया तो आया दिल्ली। दिल्ली में इसके दुश्मनों को काटा वाटा, दिल्ली पर कब्जा किया। कहा मालिक आइए दिल्ली शासन करिए। अलाउद्दीन ने कहा बहलोल लोदी, मेरे प्रिय कमांडर, मैं बदायूं से ही खुश हूं। मैं दिल्ली की गद्दी तुम्हें सौंपता हूं, ले जाओ, गिफ्ट देता हूं, तुम शासन करो। सौंप करके शासन करना शुरू कर दिया। तो 1451 ईस्वी में ये भी बेचारा, 1445 से 51 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। 1445 से 51 तक टाइम पीरियड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए चाहे तो ना लिखें। वैसे 2134 तक शाहरुख मुबारक शाह का है, और 34 से 45 तक मोहम्मद शाह का है। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, लास्ट लिख दिया, पहला लिख दिया, बहुत है। हेडिंग डाल लीजिए, ऐसे ही एक फिर कॉपी को बेड़ा बेड़ा करिए और लिखिए लोदी डायनेस्टी। इनको भी इसी में निपटा देंगे। लोदी डायनेस्टी सबने बना लिया, छूटा तो नहीं किसी का? छूटेगा नहीं, और एक भी अक्षर छांटिएगा नहीं।
याद करने के लिए आप अपनी टेक्निक के लिए बना सकते हो, ब्रीफ कर सकते हो, लेकिन कोई कंटेंट छोड़ना नहीं, क्योंकि जितना मैक्सिमम काटना था हमने काट दिया है। अब इससे कम करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन लैग करेगा। लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी में 3 ही शासक हुए, लेकिन ये हिंदुस्तान की फर्स्ट अफगान या पठान डायनेस्टी है। दूसरी अफगान या पठान डायनेस्टी रूल करेगी शेरशाह सूरी के काल में। शेरशाह सूरी भी अफगान था, पठान था, तो वहां शासन करेगी। यह हिंदुस्तान की पहली पठान या अफगान डायनेस्टी है। इसका टाइम पीरियड 1451 से लेकर के 1526 तक है। कुल मिला के 75 सालों तक इन लोगों ने शासन किया था। इसमें कुल मिला के 3 रूलर हुए। 3 में एक का नाम है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी 1451 से लेकर के 1485 तक शासन किया, लेकिन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला, बिलोंग टू शाहू खैल। शाहू खैल ऐसे लिखेंगे, शाहू खैल कम्युनिटी ऑफ गिलजाई ट्राइब। गिलजाई को ऐसे लिखेंगे, गिलजाई कबीले के शाहू खेल परिवार से संबंधित। गिलजाई कबीले के शाहू खैल या खेल परिवार से संबंधित। issued Bahloli coins which survived up to the time period of अकबर। इसने बहलोली सिक्के चलवाए, चांदी का है। इसने बहलोली सिक्के चलवाए जो अकबर के काल तक चले, जो अकबर के काल तक चले। अगला, embrace the title of मसनद ए आली। मसनद ए आली की उपाधि धारण की। मसनद ए आली। आली मतलब आली रे आली। सिंघम मूवी में देखा ना, आली मतलब मित्र, सखा। ये कहता था मैं और मेरे सारे अफगान सरदार भाई भाई हैं। इसलिए जब अफगान सरदार आ जाते थे तो ये सिंहासन से उतर जाता था और सबसे गले मिलता था। कारपेट जहां बिछा होता था, सब लोग कारपेट पर बैठते थे और डिस्कशन करते थे। और ये कहता था ये राज्य सभी अफगानों का है, मेरा नहीं है। कोई थोड़ा नाराजगी जाहिर करता तो कहता आप नाराज हो, ये राज्य मेरा नहीं है, आपका भी उतना है। ज्यादा मन कर रहा, लो 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 तुम ही चलाओ, तुम चलाओ। क्राउन उतार के देने लगता। मैं होता तो कहता था लाओ, देता नहीं। कहते हैं ना,
वह नौटंकी कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। अगर कोई कह देता तो मारपीट हो जाती, लेकिन ये इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है कि ये तो सब आपका ही है, हम सभी का है, हमारा अकेला नहीं है। इसका मतलब ये इसी तरीके से शासन किया। इसके बाद इसका बेटा आता है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का असली नाम कोई बता सकता है? सिकंदर लोदी ये हिंदू मदर का बेटा है। सिकंदर लोदी 1485 से लेकर 1517 तक ये शासन किया। बड़ी अचीवमेंट है। इसके टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा मुसीबत बन गए थे राजपूत, इसीलिए ही फाउंडेड आगरा सिटी इन 1504। इसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया। 1504 ईस्वी में आगरा नगर बसाया। शिफ्टेड हिज कैपिटल टू आगरा, हिज कैपिटल टू आगरा इन 1506। इसने 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित की। वाई? टू कंट्रोल राजपूत। बन गया रीजन असर्सन का क्वेश्चन कि सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित की। कथन कारण दे देगा कि वह राजपूतों पर नियंत्रण करना चाहता था। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी सही है, क्योंकि लगाने के बाद वो आंसर आ रहा है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगला, इंट्रोड्यूस्ड गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी गज ए सिकंदरी गज ए सिकंदरी नामक मापक तैयार करवाया। एक आएगा अभी बाबर में गज ए इलाही, तब दोनों को कंपेयर करेंगे, अभी नहीं, अभी बस इतना लिख लीजिए। गज ए सिकंदरी चलवाया, यह शुरू किया। अगला, रिमूव्ड टैक्सेस imposed on grains। अनाजों पर लगे हुए कर को हटा लिया। अनाज के रेट धड़ाम से नीचे आए। आज पेट्रोल क्या रेट है? क्या रेट है? 95 मान लिया, थोड़ा और ज्यादा है, क्योंकि 1000 का पेट्रोल भरवाइए तो 10.45 लीटर आता है, ऐसे ही आता है जो मुझे गेस है। मतलब इसी के राउंड रहता है, मैं भराता हूं तो 1000 का तो इतने के आसपास रहता है। मतलब आधा लीटर और मिल जाता है, थोड़ा सा, करीब 10.5 लीटर 1000 में। हटा लीजिए, सरकार, दोनों सरकारें अपनी जीएसटी हटा लें। पेट्रोल क्या रेट? 32 रुपया। 32 रुपया। मतलब आप सोचिए सरकार कितना हैवी टैक्स लेती है हम लोगों से। महंगाई टैक्सेस की वजह से बढ़ी है। कोरोना के पहले खुला आटा 17 रुपए मिलता था, अब खुला आटा कितने मिलता है? 34-35 से बता रहे हैं। 17 दूना 34, यानी डबल हो गया। जरा
उसके पहले की गेहूं की एमएसपी देखिए और आज की एमएसपी देखिए, 1.5 रुपए का अंतर है। 1.5 रुपया, सिर्फ 1.5। 1.5 रुपया आप एमएसपी बढ़ा रहे हो और आटे का दाम डबल कर दिए। किसानों को मिला 1.5 रुपया एक्स्ट्रा, अब बिक रहा है डबल में। ये महंगाई हुई क्यों? क्योंकि हैवी जीएसटी है। एक बार मैं एक दुकानदार से भिड़ गया, शायद एक दिन बताया था आपको। हम दुकानदार से गए तो हमने कहा यार तुम लोग बहुत बेईमान हो, सरकार कह रही है खुले आटे पर जीएसटी नहीं है। तो कहा भैया खुला आटा हाथ में थोड़ी आता है। मुझे लगा हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है। मतलब सरकार तो हमें मूर्ख बना दी, कह रही है कि खुले आटे पर, खुली चीजों पर नहीं लगेगी जीएसटी, और खुला लगा दिया। हमको मैनेज कर लिया कि खुले पे नहीं लग रहा है और उधर लगा दिया, चाप दिया, यानी डबल हो गया। तो अब आप सोचिए यहां का असर हम इसलिए बता रहे हैं कि आप उसकी गंभीरता को समझिए कि इसने अनाजों पर जब टैक्स हटाया तो अनाज के रेट धड़ाम से नीचे आए। इससे आम लोगों को बड़ा राहत मिला अनाजों पर, क्योंकि अनाज के रेट सस्ते हो गए। फिर एक लाइन और लिखेंगे, ही यूज्ड टू राइट पर्सियन वर्सेस in the name of गुलरुखी। वह गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं लिखा करता था। फारसी में कविताएं लिखा, बहुत बड़ा स्कॉलर है लेकिन कट्टर बहुत है। 2-3 पॉइंट और बताते चले, लिखाऊंगा नहीं। इसी के काल में अभी हमने कहा कुतुब मीनार की रिपेयरिंग कराई गई थी, क्योंकि इसके काल में भी बिजली गिरने से वो डिस्ट्रक्ट हो गई थी। और इसी के काल में तमाम म्यूजिक की किताबें भारत में कलेक्ट की गई और उससे कंपाइलेशन तैयार किया गया जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदरी। इसी के काल में बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स इंडिया की आयुर्वेद से संबंधित जो थी उनको कलेक्ट किया गया, जिससे तैयार किया गया फरहंग ए सिकंदरी या तिब्ब ए सिकंदरी, जो आयुर्वेद की कलेक्शन थी, आयुर्वेद की किताब थी। और फिर लास्ट में आ जाइए, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी के टाइम पीरियड की 2 इंपॉर्टेंट बातें। ही डिफीटेड राणा सांगा। राणा सांगा सिसोदिया राजपूत थे चित्तौड़ के। इन द बैटल, आप पूछ लेगा कौन से राजपूत थे? सिसोदिया। तो शिवाजी कौन से राजपूत थे? सिसोदिया थे नहीं, शिवाजी तो शूद्र थे, लेकिन उन्हें सिसोदिया राजपूत भी माना जाता है। हो सकता है कहीं आ जाए कि शिवाजी कौन से राजपूत थे और अब कहें तो हमने बताया था शूद्र थे, तो आप गड़बड़ा जाए। तो सिसोदिया अगर कहीं आएगा तो सिसोदिया लगेगा, ये भी सिसोदिया राजपूत है। डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ घटोली और खटोली। इसने राणा सांगा को घटोली या खटोली की लड़ाई में, घटोली या खटोली की लड़ाई में
1500, एक हमें दे दो, हमें दे दो। 1517 ईस्वी में पराजित किया था, वही 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 सही, हाँ हाँ, 1517 ईस्वी में पराजित किया था। अगला, was defeated and killed by Babur in 1526 in the battle of पानीपत फर्स्ट। यह 1526 में, यह 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा पराजित करके मार दिया गया, बाबर द्वारा पराजित करके मार दिया गया। ये दिल्ली सल्तनत का पहला और लास्ट, यानी एकमात्र सुल्तान था जो बैटलफील्ड में मारा गया। बहुत नेता बन रहा था, है नौसिखिया टाइप का, और कूद पड़ा फ्रंट लाइन पर। अरे यार, उधर 11 साल से आदमी लात खाते आ रहा है। कौन? बाबर। 11 साल की उम्र में वह खुद लिखता है कि 11 साल की उम्र में मुझे गद्दी मिली और मैं उसके बाद फुटबॉल बन गया। मतलब कोई एक लात इधर से मारता उधर जाता, कोई इधर से मारता इधर, लेकिन कोई पिटता नहीं। या तो वह पीटता है या तो वह सीखता है। तो वह सीखता रहा, इतना सीख लिया कि नौसिखिया टिक पाएगा इसके आगे? नहीं टिक पाएगा। एक बार और बताता चलो, एक बात, तब फिर लिखिए। ये जो हमने लिखाया है ये किसी किताब में नहीं लिखा है। जो किताब पढ़ोगे उसमें लिखा रहेगा राणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द बैटल ऑफ खटोली या घटोली। हमने लिखाया इब्राहिम लोदी डिफीटेड घटोली, अटखटोली की लड़ाई में राणा सांगा को। यही सही है। एक्चुअल में दोनों दावा करते हैं जीत का। राणा सांगा कहता है हम जीते, ये कहता हम जीते। लेकिन राणा सांगा जीता होता तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए क्यों इनवाइट करता है? तो विजय स्तंभ अपने बनवाना है, बनवाने में क्या जाता है भाई? वही तो कह रहे हैं हम कि वो कह रहा मैंने जीता, तो अपने जीत में विजय स्तंभ बनवा दिया, और ये भी कहता मैंने जीता। लेकिन अगर इब्राहिम लोदी हारा होता तो फिर राणा सांगा को बाबर की क्या जरूरत होती? और बाबर ने लिखा है अपने तुजुक ए बाबरी नामक आत्मकथा में, जो चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई, कि राणा सांगा इनवाइटेड बाबर टू अटैक ऑन इंडिया। अगर वो खुद पराजित कर लेता तो फिर उसे इनवाइट करने की क्या जरूरत थी? राणा सांगा सोचता था बाबर आएगा, इसे पराजित करके मार देगा, लूटे पाटेगा, चला जाएगा, फिर हमारी टक्कर लेने वाला हिंदुस्तान में कोई रह नहीं जाएगा और हिंदुस्तान पर आज हमारा होगा। इस जुगाड़ में इनवाइट किया था। तो अगर हराया होता तो क्यों ऐसा होता? ये जरूर है कि दोनों अलग अलग दावा करते हैं, बस इतना ही। एक हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए ताकि हमें भी याद रहे क्या आगे पढ़ाना है। रीजनल स्टेट्स, क्षेत्रीय राज्य। पिछली बार हमने नहीं पढ़ाया था, नोट्स दे दिया था, इस बार लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। क्षेत्रीय राज्य, बहुत सारे क्षेत्रीय राज्य दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद आजाद हो गए थे। उन आजाद राज्यों की कहानी इसमें डिस्कस करेंगे। अब आप पेपर करिए, पेपर अच्छे से करिए। 5 क्वेश्चन करना है, 6 दिए हैं। भागिएगा नहीं, जो कुछ भी उल्टा सीधा आता है कॉपी भर दीजिए, जाइए। देखिए, भागने से तो सिलेक्शन नहीं होगा ना। और कॉपी अगर आप
नहीं लिखते तो आप सोचिए संस्था आप पे कितना खर्च करती है। सारी कॉपियां रद्दी में बेची जाती हैं, क्योंकि ये अगले साल नहीं है, क्योंकि अगले साल क्वेश्चन हम दूसरा देंगे, अगले साल काम नहीं आएंगी। फिर ये फोटो कॉपी जो 60-70 पैसे में कराई जाती है, उसे 5-7 पैसे में बेच दी जाती है। यानी संस्था का पर कॉपी कितना लॉस होता होगा आप सोचिए, बहुत लॉस होता है। तो कम से कम आप उसका सदुपयोग करिए, लिखिए, ठीक। और जो लोग अभी नए आए हैं, जिन्होंने पढ़ा नहीं है, वो कॉपी ले जाएंगे, घर पे लिखेंगे आराम से, फिर लाके जमा कर देंगे। हालांकि वो चेक नहीं होगी, चेक वहां होगी, जो यहां लिखेंगे उन्हीं की मार्किंग होगी। लेकिन यह है कि जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है तो उनसे क्या अपेक्षा की जाए। तो 2 क्वेश्चन कल हमने बताया था, वो तो आए ही हैं और बाकी हैं। अगर नए हैं आप और कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा। लेकिन अगर जाना चाहते हैं तो नए वालों के लिए कोई बाध्यता नहीं है, ठीक। तो आज की क्लास इतनी ही, और अब हम आपके टेस्ट का इंतजार करेंगे कि आप लिखें। जो लोग भाग रहे हैं वो भी कॉपी ले लेंगे, घर से लिख के लाके जमा करेंगे। आप भी भाग रहे हो? अरे यार, इतना इमरजेंसी, अभी क्लास होता तो आधा घंटा रुकते ना। बताइए भाई, पैसा दिए हैं आप इतना सिलेक्शन के लिए ना, और एक दिन में लिखना आएगा नहीं, तो जूझिए, थोड़ा लिखिए उल्टा सीधा। लाइव बंद कर दो, लाइव। आज हमने क्लास लाइव करवा दी थी, क्योंकि पानी बरस रहा था तो हमें लगा हो सकता बहुत कम लोग आ गए आए। हालांकि आ गए थे ठीक ठाक।